Hello and welcome to my channel Shining Stars Always with you. We'll see the explanation of contemporary South Asia part 5. This is the last part, and if you want the explanation of whole chapter, you can go to the description box and can click the link for the whole chapter. So let's start with it. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्रीलंका, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो मेनली एथनिक है. जैसे कि हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा कि सिन्हाला कम्युनिटी और जो वो तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं लेकिन इंडिया से माइग्रेट होकर आए हैं, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी और जो तमिल्स थे उनके जो कंसर्न्स है वो इग्नोर कर रहे थे सिन्हाला कम्युनिटी, जो कि पॉलिटिकली डोमिनेंट है वहाँ पर. तो इंडियन लीडर, मेन प्रॉब्लम इंडिया और श्रीलंका के बीच में यही है. कई समझौते भी हुए हैं. इंडियन लीडर्स और वहाँ के जो इंडिया के सिटीजन्स हैं ये चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि तमिल्स का मामला है जो कि उन्हीं के लोग हैं. और श्रीलंकन पीपल, जब इंडिया अपनी आर्मी लेकर के श्रीलंका में आई थी तो श्रीलंकन लोगों को बड़ा गुस्सा आया था कि ये लोग हमारे इंटरनल ट्रबल्स में इंटरफेयर कर रहे हैं. जब 1987 में इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया, इसके बाद से इंडिया अब श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में ज़्यादा घुसता नहीं है. और श्रीलंका और इंडिया ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन कर रखा है जो कि इनके रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करता है इकोनॉमिकली. देन इंडिया की जो हेल्प इंडिया ने की थी श्रीलंका के लिए, सुनामी से जो डिस्ट्रक्शन हो गया था उसके बाद श्रीलंका को रिवाइव करने के लिए, इससे भी काफ़ी अच्छा श्रीलंका पे इम्पैक्ट पड़ा. और यार मैं एक चीज़ बता दूं, इन कंट्रीज़ में क्या होता है, श्रीलंका, मालदीव्स और बाकी सभी कंट्रीज़ में, यार एक चीज़ ध्यान रखो, वहाँ की जो आम जनता है वो कोई भी अच्छी बुरी दुश्मनी दोस्ती कुछ भी नहीं होती. जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो डिसाइड करती है किस देश की किसके साथ दुश्मनी है, किसके साथ दोस्ती है. तो कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीज में प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आ जाती है, प्रो इंडियन गवर्नमेंट आ जाती है. अब जैसे यहाँ पर अगर हम मालदीव्स की बात करें तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट चल रही है वो प्रो इंडियन है, यानी कि वो इंडिया के साथ है. मगर कई बार क्या होता है, इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं प्रो चाइनीज थी और उनके हमेशा ग्लोबल लेवल पर प्रो चाइना बयान आते थे और इंडिया को इरिटेटिंग करने वाले टाइप बयान आते थे. तो यार काफ़ी सारा फर्क पड़ता है इस चीज़ का भी कि वहाँ पे लीडरशिप कैसी चल रही है. प्रो इंडिया भी होती है, प्रो चाइना भी होती है, क्योंकि दोनों ग्लोबली डोमिनेंट कंट्रीज हैं, ग्लोबली रीजनली, फिलहाल तो ग्लोबली नहीं लेकिन रीजनली डोमिनेंट कंट्रीज हैं. देन इंडिया के जो रिलेशनशिप है भूटान के साथ, ये एक बड़ी ही स्पेशल है. ज़्यादा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट है नहीं. काफ़ी सारा डेवलपमेंट के लिए पैसा इंडिया से भूटान को जाता है और बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भूटान इन्वॉल्व है. इसके अलावा भूटानीज मोनार्क जो है, वहाँ का जो किंग है, उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह जो एंटी नॉर्थ ईस्टर्न्स हैं उनको हटाने की कोशिश की जाए. ठीक है, एंटी नॉर्थ ईस्टर्न कहने का मतलब है तो वो लोग नॉर्थ ईस्ट के ही, लेकिन वो लोग भूटान से ऑपरेट करते हैं एंटी इंडिया ऑपरेशंस चलाने के लिए. तो जो किंग है उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है. देन मालदीव्स से काफ़ी वार्म और कोर्डियल टाइज हमारे हैं. 1988 में जब कुछ श्रीलंकन तमिल लोगों ने मालदीव्स के आइलैंड्स पर अटैक कर दिया था, तब इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने फटाफट से रिएक्ट करके मालदीव्स की रिक्वेस्ट पर वहाँ पर से जो श्रीलंकन तमिल से उनको हटाया और इस मालदीव्स के जो टूरिज्म, फिशरीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी की है. तो ये काफ़ी काम इंडिया ने मालदीव्स में किया है. और फिर से वही बात है यार, गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मालदीव्स के साथ खट्टे रिलेशन हो जाते हैं, अच्छे रिलेशन हो जाते हैं. तो अभी रिसेंटली प्रो इंडिया गवर्नमेंट चल रही है. इससे पहले प्रो चाइनीज गवर्नमेंट थी और वो ग्लोबल लेवल पर आकर के एंटी इंडिया भी कुछ कुछ बोल देती थी. देन
इंडिया की साइज इतना बड़ा है, इंडिया की पावर भी अच्छी तरह से बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसकी ज्योग्राफी भी ऐसी है कि सारे नेशंस इसके बॉर्डर पे लगते हैं, और ऐसा कोई नेशन है ही नहीं जो एक दूसरे के बॉर्डर से टच होता हो, इंडिया से ही सारे टच होते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नेबर्स हैं वो इंडिया की इंटेंशंस पर थोड़ा सा सस्पिशन, थोड़ा सा शक करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया रीजनली डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है, हम पर से ऊपर होने की कोशिश कर रहा है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है, अपने आप को ऐसा फील करती है कि हम नेबर्स से एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, क्योंकि इन नेबरिंग कंट्रीज में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे इंडिया को ये डर है कि कोई बाहर की ताकतें आकर के इस रीजन पर जो है इन्फ्लुएंस गेन कर लेगी, जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। छोटी कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ये सोचती हैं कि इंडिया डोमिनेंट होना चाहता है हमारे ऊपर, ठीक है। देन ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया और उसके नेबर के साथ ही हैं, नेपाल और भूटान के बीच में भी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी हैं, ठीक है। देन इसके अलावा मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया के साथ ही है मेनली, क्योंकि इसकी देखो यार, आधे कॉन्फ्लिक्ट तो बाउंड्री डिस्प्यूट में ही हो जाते हैं, रिवर शेयरिंग में ही हो जाते हैं, तो तुम समझ रहे हो ना कि मतलब कि सारे इंडिया से ही बाउंड्री शेयर किए हुए हैं। तो ये चीज़ है। अब नेपाल और भूटान के बीच में भी छोटा सा सिक्किम आ जाता है, तो फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कि मतलब कि सारा इंडिया से ही जुड़े हुए हैं सारे। सो दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पर उन्हीं पूछ रहा है, इन इफ द चैप्टर ऑन यूएस हेजेमनी, यूएस वाज कॉल्ड यूएस हेजेमनी, व्हाई दिस चैप्टर नॉट कॉल्ड इंडियन हेजेमनी। यार हेजेमनी तब होती है जब हम उनकी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ट्रेड में अनफेयर होने की कोशिश करें, अपना फ़ायदा देखें और उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो चाइना है वो अपनी पकड़ बना रहा है, वो हेजेमन होने की कोशिश कर रहा है, वो दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में उसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मालदीव्स में, कहीं ना कहीं वो उनके एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। देन इज पीस एंड कॉपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, काफ़ी कॉपरेशन के काम भी हुए हैं। हम ये भी समझते हैं कि हमें अपने रीजन में शांति और भाईचारा बना के रखना चाहिए। इस वजह से हमारे पास एक एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है ताकि लोग, हम सभी कंट्रीज़ जो हैं वो मिलजुल करके रहें। 1985 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आधी बार तो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान इतने ज़्यादा उनमें एनिमिटी है, तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन का जो चीज़ है वो ख़त्म सी, मतलब कहने का है कि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। कई बार तो बहुत ज़्यादा एक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो समिट ही अटेंड नहीं हो पाती, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उतना अच्छा कॉपरेशन नहीं है। जो सार्क मेंबर्स हैं उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया है, जो कि है साफ्टा, और इस साफ्टा के अकॉर्डिंग ये है कि हम पूरे साउथ एशिया में फ्री ट्रेड जोन्स बना देंगे, पूरे साउथ एशिया में, ठीक है। एक नया चैप्टर शायद स्टार्ट हो कॉपरेशन का, अगर हम फ्री ट्रेड एरिया बना देते हैं, ठीक है। ये साफ्टा के पीछे की कहानी है, क्यों साफ्टा लाया गया। देन अग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो 2004 में हुआ था, इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2006, और ये एम करता है कि हम जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उसको नीचे गिरा दें बाय 20% बाय 2007, ठीक है। लेकिन जो साफ्टा का जो ये इनिशिएटिव है, इसमें कुछ नेबर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है, साफ्टा के थ्रू कोशिश करेगा कि किसी तरह हमारी मार्केट में अपनी दादागिरी चलाए, इन्वेड कर ले, और हमारी सोसाइटीज़, हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको भी
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे इतना ये अपने पैर पसार चुका होगा। वहीं इंडिया ये सोचता है कि साफ्टा से हमें असली इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, हम ज़्यादा कोऑपरेट कर पाएंगे पॉलिटिकल इश्यूज पर भी, और ट्रेड भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी होगी। कुछ लोग इंडिया के ही हैं, वो ये सोचते हैं कि साफ्टा की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी बायलैटरल अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। देन हालांकि पहले एक कार्टून देख लेते हैं मुन्नी का। एवरी एसोसिएशन सीम टू हैव मर्ज्ड फॉर ट्रेड, इज ट्रेड मोर इम्पॉर्टेंट देन पीपल टू पीपल रिलेशंस? इसका आंसर है यस, बिल्कुल, क्योंकि यार आज के ज़माने में ट्रेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो आइडियोलॉजिकली सोचती हैं, बाकी यही सोचते हैं कि किस कंट्री की इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, इससे हमें क्या फ़ायदा इकोनॉमिकली हो सकता है। तो मेन चीज़ यही है, पीपल टू पीपल रिलेशन। आजकल तो प्रैग्मेटिक सोचते हैं सारे नेशंस और यही कोशिश करते हैं। बहुत कम है जो पुरानी दुश्मनी को लगाए बैठे हैं, और यही चीज़ है। देन पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन हालांकि बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग और वायलेंट हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश की जाती है इन दोनों देशों के बीच में कि किसी तरह शांति बनी रहे और हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। दोनों ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि वॉर ना हो, और वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि भाईचारा बनाने की, और कई सारे लीडर्स जो हैं दोनों देशों के, वो भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। बस रूट्स भी ओपन किए गए हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। ट्रेड भी दो पंजाब, जो एक पाकिस्तानी पंजाब है, एक इंडिया का पंजाब है, उनके बीच में कोशिश की गई है कि बढ़े, और बढ़ा भी है। एंड देन वीज़ाज जो हैं वो ज़्यादा इजीली दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा कोई रीज़न जो है वो वैक्यूम में नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया में सिर्फ और किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल है। आउटसाइड पावर्स से चाहे हम कितना ही अपने आप को इंसुलेट कर ले, अलग कर ले, फिर भी जो बाहरी ताकतें हैं जो साउथ एशिया के बाहर की हैं, उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। मेन इसके जो प्लेयर हैं वो हैं चाइना और यूएस। इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ हद तक इम्प्रूव भी हुए हैं, लेकिन जो चाइना ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रखी है पाकिस्तान के साथ, ये इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके अलावा चाइना तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में, साउथ एशिया में, और कहीं ना कहीं अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रहा है। देन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ हुई है साउथ एशिया में रैपिडली आफ्टर द कोल्ड वॉर, और यूएसए के अच्छे रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही, और एक इम्पॉर्टेंट मॉडरेटर की तरह वर्क करता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के अंदर। इसके अलावा हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जो हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज किया, जैसे कि हमने 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसीज़ हम लाए थे, आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। देन उससे भी अमेरिकन पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा हमारा जो यूँ कहें कि एक ह्यूज मार्केट, इतना पॉपुलेशन इतनी है, मार्केट इतना है, तो अमेरिका को इसका भी है कि इतनी बड़ी मार्केट में मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बिक सकता है। इस वजह से भी एक अच्छा अमेरिका यहाँ पर इन्फ्लुएंस रखता है। देन साउथ एशियन डायस्पोराज जो यूएस में है वो भी हैं। डायस्पोराज बेसिकली जो एनआरआईज वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you liked, please to hit that like button, subscribe my channel and stay tuned for more.